Hello everyone. So in this lecture we will discuss the second part of chapter 2, that is sometimes you find a rupee in the garbage. So let's continue with the chapter. So author अब कहती हैं कि my acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metamorphically. तो यहाँ पे author कहती हैं बहुत मेटामॉर्फिकली वे में कि सीमापुरी मेरी जो एक्वेंटेंस थी रैग पिकर से रिलेटेड, जो मेरी थोड़ी बहुत एक्वेंटेंस मतलब अ स्लाइट नॉलेज, तो मेरी जो स्लाइट नॉलेज थी रैग पिकर से रिलेटेड वो मुझे एक जगह पे जिसका नाम है सीमापुरी वहाँ तक लेके गई। और सीमापुरी दिल्ली की पेरीफेरी पे सिचुएटेड है, मतलब आउटर बॉर्डर्स पे सिचुएटेड है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। कि दो सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली बट स्टिल सीमापुरी इज़ माइल्स अवे फ्रॉम इट। वाई? Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि जो भी लोग यहाँ सीमापुरी में रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हुए रेफ्यूजीज़ हैं जो 1971 में आए थे। साहिब फैमिली इज़ वन अमंग देम। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि उन्हीं रेफ्यूजीज़ में से एक फैमिली है साहिब की। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो ऑथर कहती हैं कि पहले पास्ट में सीमापुरी एक वाइल्ड सी जगह थी, बहुत खाली सी जगह थी, जहाँ मतलब बहुत बेकार सी, बहुत ख़त्म, एक टाइप से डैमेज जगह थी। अभी भी है बट फ़र्क इतना है कि पहले वो बहुत खाली थी, अब भरी हुई है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers। तो यहाँ पे ऑथर कहती है कि मड के स्ट्रक्चर में या फिर टिन एंड टार्पलिन की रूफ्स के नीचे यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, जिनको कोई सीवेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास रनिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on the voter list and enable them to buy grain। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रैग पिकर्स हैं जो 30 ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। बस वो एक राशन कार्ड है उनके पास, जो उनका नाम, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर्स लिस्ट पे आ जाता है, और उसी राशन कार्ड की वजह से वो ग्रेन को परचेज़ कर सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो यहाँ पे जब ऑथर ने कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन से क्वेश्चन किया कि आप लोग सीमापुरी में क्यों रहते हो जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, इंस्टेड ऑफ योर ग्रीन फील्ड्स और इतना ब्यूटीफुल जगह थी, तो दे आंसर्ड कि अगर हमें दिन में हम खुद को और अपनी फैमिलीज़ को फीड कर सकते हैं तो हमें यहाँ पे रहना ज़्यादा बेटर लगता है रैदर देन उन फील्ड्स में रहना जो हमें कोई ग्रेन प्रोवाइड नहीं करती थी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि यहाँ पे जो विमेन हैं वो कहती हैं कि जहाँ पे भी उन्हें फूड दिखता है कि फूड इजीली अवेलेबल होगा, वहीं पे वो अपने टेंट्स को पिच कर लेते हैं और ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी होम्स को बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन की गई है कि जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, वो बड़े होते हैं रैग पिकिंग करते हुए, वो पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं। पार्टनर्स इन सर्वाइवल मतलब वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं क्या करने में, रैग पिकिंग करने में। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। तो अब यही रैग पिकिंग इतने सालों से हो रही है और अब एक फ़ाइन आर्ट का प्रपोर्शन एक पार्ट बन चुका है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। अब जो सीमापुरी में रैग पिकर्स हैं, जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो एल्डर्स हो या चिल्ड्रन हो, उन सब के लिए गार्बेज गोल्ड की तरह है। इट इज़ द डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर द हेड्स इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गार्बेज है वो गोल्ड इसलिए है बिकॉज उसी से उनको बहुत सी ऐसी कॉमोडिटीज़ मिलती हैं
जिसको वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मे बी 10 रुपी नोट हो या 1 रुपी नोट हो या कुछ और भी। तो यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं कि एक जो उन्हें रूफ़, चाहे वो लीक्ड रूफ़ हो, जो रैग पिकर्स है जो उनकी रूफ़ है, उनके मड के हाउसेस की जो उनकी रूफ़ है, चाहे वो लीक्ड हो, बट वो बहुत सफिशेंट है उनके लिए। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, इंस्टेंट बड़ों के लिए तो सफिशेंट है ही, बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. तो यहाँ पे साहिब ऑथर को कहता है कि कभी कभी उसे या तो 1 रुपी नोट मिल जाता है या 10 रुपी नोट मिल जाता है, जिसकी वजह से उसकी आइज़ और भी एक्साइटमेंट से फिल हो जाती हैं। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो साहिब कहता है कि जब आपको कोई सिल्वर कॉइन, यहाँ पे 10 रुपी या 1 रुपी नोट को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है, कि अगर आपको कोई सिल्वर कॉइन मिल जाए एक गार्बेज में, तो आपके अंदर होप्स बिल्डअप होती हैं और आप स्क्राउंज करना मतलब सर्च करना कंटिन्यू रखते हो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर होप्स. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For children, it is wrapped in wonder. For elders, it is a means of survival. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि बोथ चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए गार्बेज के दो अलग अलग मीनिंग्स हैं. चिल्ड्रन के लिए गार्बेज एक वंडर की तरह है, जहाँ पे उन्हें अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो कुछ भी हो. और पेरेंट्स के लिए वो उनके डेली ब्रेड है, उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. तो एक दिन ने ऑथर कहती हैं कि एक दिन मैंने साहिब को नोट किया कि वो मेरे नेबरहुड के टेनिस क्लब के मतलब फेंस गेट के बाहर, क्लब के बाहर वॉच कर रहा था कि दो यंग मैन टेनिस खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. तो यहाँ पे साहिब के अपने मतलब मुंह में ही बोलता है, बिल्कुल लो पिच्ड वॉइस में बोलता है कि मुझे गेम पसंद है. और साहिब मतलब फेंस के बिल्कुल पीछे खड़े होकर ही वो गेम वॉच कर रहा होता है, ताकि कोई उसको वहाँ से भगा ना दे या फिर कोई इल ट्रीट ना करे उसे. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो यहाँ पे साहिब एडमिट करता है कि मैं तभी उस क्लब के अंदर एंटर करता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता. इंस्टेड जो गेट कीपर है क्लब का, वो भी उसे परमिट करता है उस क्लब में एंटर करने के लिए और उस क्लब के स्विंग्स को यूज़ करने के लिए. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स. Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि साहिब ने भी टेनिस शूज़ का पैर डाला हुआ था, जो उसके क्लोथ से, जो डिस्कलर्ड और फेडेड क्लोथ से उसके बहुत मिसमैचिंग था, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था. तो साहिब ने एडमिट किया कि ये शूज़ किसी ने उसको प्रोवाइड किए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो साहिब कहता है कि चाहे वो किसी रिच लड़के के डिस्कार्डेड मतलब फेंके हुए शूज़ हैं जो उसने फेंक दिए जस्ट बिकॉज ऑफ अ होल, उन शूज़ में एक होल हो गया था, बट इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. तो साहिब कहता है कि जिस इंसान ने कभी भी आज तक चप्पल्स या शूज़ नहीं डाले, जो आज तक हमेशा बेयरफुट ही रहा है, उसके लिए शूज़ विद अ होल ऐसा है कि जैसे उसकी एक ड्रीम सच हो गई है. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. तो यहाँ पे साहिब कहता है कि उसको टेनिस पसंद है और टेनिस शूज़ डालना मतलब उसकी पार्शियल ड्रीम ट्रू हो गई है, पर जो गेम वो खेलना चाहता है वो उसके बिल्कुल पहुंच से बाहर है, रीच से बाहर है, वो नहीं खेल सकता. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. तो कुछ दिन बाद ऑथर जब उनसे मिलती हैं तो वो साहिब को नोट करती हैं कि आज साहिब
साहिब एक स्टील कैनिस्टर के साथ एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इंस्टेड उसके पास अब वो उसका बैग नहीं है जिसमें वो रैग्स को कलेक्ट करता था। तो साहिब ने कहा आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो साहिब ने ऑथर को कहा कि अब मैं एक टी स्टॉल में वर्क करता हूँ रोड साइड पे। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब? साहिब ने ये भी ऐड ऑन किया कि उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं और उसकी डे की पूरी सारी मील्स भी वो टी स्टॉल से ही प्रोवाइड की जाती हैं। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क। तो ऑथर ने साहिब से पूछा कि क्या तुम्हें जॉब पसंद है? His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो जब ये क्वेश्चन ऑथर ने साहिब से पूछा तो साहिब का फेस बिल्कुल डल हो चुका था और बिल्कुल ऐसे केयरफ्री लुक नहीं रहा था उसके फेस पे, एक चार्म सा नहीं रहा था जो पहले कभी होता था। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि शायद वो जो स्टील कैनिस्टर जो बहुत लाइट है बैग से, वो जो अपना प्लास्टिक बैग कैरी करता था अपने शोल्डर्स पे, चाहे वो स्टील कैनिस्टर से कई गुना लाइट है, बट स्टिल वो साहिब के लिए वेटेड है, बहुत ज़्यादा वेटेड है उससे, क्योंकि अब वो अपनी एक फ्री लाइफ नहीं स्पेंड आउट कर सकता। इंस्टेड उसको किसी के अंडर कंट्रोल में ही रहना पड़ेगा। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि वो जो कैनिस्टर है वो ज़्यादा हैवी है, क्योंकि प्लास्टिक बैग और टी के कैनिस्टर में बहुत फ़र्क है। प्लास्टिक बैग साहिब का खुद का था, वो जैसे मर्जी हैंडल करे, वो जहाँ मर्जी घूमे, बट वो कैनिस्टर उस मैन का है जो टी स्टॉल का ओनर है। अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं था और वो खुद से अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इंस्टेड उसको किसी और के अंडर कंट्रोल में रहना था।